नमस्कार, हमारे कार्यक्रम नफ़ा नुकसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। क्या है इस बजट में? क्या आम आदमी को कुछ राहत मिल रही है? क्या व्यवसायियों को कोई फ़ायदा हो रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, इस कोरोना काल के बाद स्थितियां बहुत बदली हैं। इस बजट का बहुत इंतज़ार हो रहा था। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीएमए राकेश कुमार सिन्हा हैं, जो कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। लगभग 15 साल का तजुर्बा रहा है अपने इस क्षेत्र में। मुख्यतः उनकी स्पेशलिटी है इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, एक्साइज, कस्टम विषयों पर उनका अनुभव रहा है। आइए हम उनसे बात करके जानेंगे ये बजट कैसा है। तो चलिए मिलते हैं राकेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नफ़ा नुकसान में। धन्यवाद सभी दर्शकों को। राकेश जी, क्या है ये बजट? इस बार का जो बजट आया है, बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस कोरोना काल के बाद चीज़ें बहुत बदली हैं। तो हमें लगता है कि इस बजट का जो इंतज़ार था वो लगभग ख़त्म हुआ, पर इसमें देखने लायक क्या बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या है इस बजट का निचोड़। हाँ, आपने सही कहा सुदीप जी। एक्चुअली पोस्ट कोविड के बाद ये पहला बजट है और पूरे देशवासियों को इसकी बेसब्री से इंतज़ार थी और साथ में विश्व का भी नज़र था हमारे इस बजट के ऊपर में। आज का बजट कुछ मामले में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रहा। सबसे पहली बात रही आज की बजट की कि आज का बजट पेपरलेस था। पूरा डिजिटल फॉर्म में ये बजट पेश किया गया। अपने देश में निर्मित टाइप में हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे बजट को प्रस्तुत किया। और आज आप अगर नेशनल टीवी पर लाइव अगर देखे होंगे तो पूरा बजट स्पीच बिना किसी शोर हंगामे के वो कंप्लीट हुआ। तो एज ए प्रोफेशनल हम लोगों को भी उम्मीद थी कि इस बजट में, जैसे कुछ लोगों का, आम लोगों का एक उम्मीद था कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ छूट दिया जाएगा या फर्दर कुछ और छूट दी जाएंगे जिससे मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ हो। लेकिन उसकी उम्मीद एज ए प्रोफेशनल मुझे थोड़ा कम था, क्योंकि इसके पहले भी एक तीन मिनी बजट सरकार के द्वारा दिया जा चुका था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। तो आज जो बजट आया, एक तरह से देखे तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो सवाल थे उनको जवाब देने के लिए भी ये बजट अपने आप में एक महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। और सरकार ने बहुत ही नपा-तोला स्थिति में एक बैलेंस करते हुए इस बजट को प्रस्तुत की। क्योंकि जस्ट अभी 1 बजे ये बजट ख़त्म हुआ और इसको डिकोड करने में प्रॉपर्ली थोड़ा समय लगता है, लेकिन कम समय में मैंने कोशिश किया कि इस बजट को डिकोड करके और आम जनता के लिए ये बजट क्या लेके आया है और इस फ्यूचर व्यू क्या है, क्या विज़न है इस बजट का, उसको मैं डिकोड करूं। और इसलिए मैंने अपने इस विश्लेषण को 2 भागों में एक किया, एक भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में मैं चर्चा करूंगा कि एक पूरे आम जनता के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए ये बजट क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट टाइम ये अपने इतिहास में अगर देखेंगे पिछले बजट की तुलना में, तो पहली बार ये बजट हुआ और ये पोस्ट कोविड का इफेक्ट बोल सकते हैं कि हमारी सरकार ने पहली बार हेल्थ सेक्टर को एक प्रायोरिटी के रूप में लिया गया। फर्स्ट टाइम कुल 137% पिछले बजट की तुलना में, यानी कि लगभग 2,23 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है केवल हेल्थ सेक्टर के लिए। अच्छा, मतलब पिछले साल के मुकाबले में 20% ज़्यादा बजट दिया गया हेल्थ सेक्टर के लिए। कल का जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट परसों आया था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें एक आंकड़ा दिया गया कि जितने भी मौतें हुई कोरोना को लेकर के या अदर केस लेके, उसमें लगभग 16 लाख लोगों की मृत्यु जो हुई है वो गलत इलाज के चलते हुआ। गलत इलाज मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कोरोना का सही इलाज नहीं किया गया,
गलत इलाज मतलब कि एफिशिएंसी, जो क्वालिटी होना चाहिए मेडिकल लाइन में जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी क्वालिटी को ले में कहीं ना कोई इनएफिशिएंसी है, जिसके चलते लगभग 16 लाख लोगों की मौतें हुई। ये एक आंकड़ा अपने आप में चौंकाने की बात है। और ये कहीं ना कहीं सरकार पर एक प्रेशर है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम लाए जो हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, उनके क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट हो। उस हिसाब से भी ये हेल्थ सेक्टर में सरकार का इस बजट पर ज़्यादा फोकस रहा और करीब 6,480 करोड़ रुपया का प्रावधान केवल हेल्थ सेक्टर पर दिया गया, जिसके तहत आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे आपका एक स्पेसिफिक लैब खोलने की बात हो रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स की बात हो रही है। आपका जहाँ भी हमारा विदेश से देश में आने का जो पॉइंट है, आपका आप मान लीजिए हवाई अड्डा हो गया, आपका पानी जहाज़ के थ्रू जहाँ आते हैं तो जहाँ कस्टम क्लियरेंस होता है, उन सारे जगहों पर अभी भी हॉस्पिटल्स है और एक्स्ट्रा हॉस्पिटल लगाने की बात हो रही है इस बजट में, और उनको और इम्प्रूव किया जाएगा। इसके साथ ही बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम लोग एक ऑटोनोमस बॉडी या एक बोल सकते हैं कि रेगुलर अथॉरिटी लाने की बात हो रही है, रेगुलेटरी अथॉरिटी लाने की बात हो रही है, जो कि इस हेल्थ सेक्टर में क्वालिटी को देखेंगे। डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स के स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर उनको लाया जाए, इस पर एक विशेष जोर दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा कदम है हेल्थ सेक्टर के लिए। इसके अलावा उन्होंने पोषण 2.20 स्कीम को लॉन्च किया। अच्छा, ये क्या है? जो कि ये है कि आपका न्यूट्रिशन। तो हमारे एक बिरसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे, उनसे एक बात हो रही थी, तो वो लोग बता रहे थे कि आज से 15-20 साल 25 साल पहले अगर कोई भी आप खाना खा रहे हैं, कोई भी आहार आप ले रहे हैं, तो उसके 100 ग्राम में जो न्यूट्रिएंट मिलता था, आज जो हम खाना खा रहे हैं, ये जो हानिकारक रसायन ये सब यूज हो रहा है, उसके चलते वो न्यूट्रिशन में जहाँ पहले 25% तक मिलता था, वो आज के डेट में 8% 10% ही न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ बीमारियाँ बढ़ रही है, कैंसर, ये सारे चीज़ बढ़ रहे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे खराब हो रहा है, डाउन है, खान पान के आहार का लेकर के। तो उस न्यूट्रिशन को भी लेकर के आपका एक पोषण 2.0 लॉन्च किया गया। इसके अलावा क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सैनिटेशन, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारा चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए इस बजट में इसका विशेष प्रस्ताव किया गया। इस बार बजट में आया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अच्छा, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसके अंदर एक प्रावधान किया गया है कि आपका अगर प्राइवेट व्हीकल्स है 20 साल के बाद, या कमर्शियल व्हीकल्स है तो 15 साल के बाद उसका एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में उसको चेक किया जाएगा। अच्छा। कि ये गाड़ी, ये व्हीकल जो है फर्दर यूज करने लायक है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर उसको वो स्क्रैप कर दिया जाएगा, स्क्रैप वेयर हाउस में उसको भेज दिया जाएगा, वहाँ पर उससे स्क्रैप हो जाएगा। तो इससे एक दो फ़ायदा है। इससे क्या है कि आपका देखिए, अगर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा, 20 साल अगर फिटनेस नहीं है, हमारे व्हीकल का फिटनेस रहेगा तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा। हमको ऑयल पे जो इंपोर्ट बिल होता है उसका पेमेंट में कमी आएगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन आपका ठीक होगा, और इससे इसका मेजर इफेक्ट डिमांड बढ़ेगा मोटर व्हीकल्स का, नए गाड़ियों। तो ऑटो सेक्टर्स में एक बूस्टअप आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगी। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, इस पर भी कुछ काम किया जा रहा है, जिसके लिए टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 7 मेन एक्स्ट्रा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे, जो कि उसका लेवल जो इंटरनेशनल लेवल पर रहेगा। ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करें, क्योंकि आसान भाषा में हमें जरा। आसान भाषा में एक टेक्सटाइल पार्क अपने देश के विभिन्न जगहों पर लगाया जाएगा, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसका कॉस्ट कम हो, रॉ मटेरियल क्वालिटी अच्छा हो। जैसे अभी आप देखते होंगे टेक्सटाइल, अगर मेरे दिमाग में आता है तो पहला सेहत कहाँ जान जाता है, सूरत, गुजरात।
हब कह सकते हैं। हब कर सकते हैं। फिर आप दूसरा लुधियाना है, जहाँ पर कि आपका वुलन हाउस का ये सारा मैन्युफैक्चरिंग एक ही होता है। जगह है जिनका नाम याद आता हर है। जगह, हाँ। लेकिन ये 7 पार्क अगर और हमारे देश के दूसरे जगहों पर अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन इस पार्क को लगाया जाएगा, 7 पार्क, 7 एडिशनल टेक्सटाइल पार्क। अच्छा, मतलब जो अभी तक एग्जिस्टिंग है उनके हाँ, अलावा उसके अलावा, अच्छा, उसके अलावा ये लगाने की बात इस बजट में तो लाया ऐसे गया है। क्षेत्रों की पहचान की गई है, ऐसा कुछ है या कि अभी वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोला गया काम है। शुरू हुआ? ये एक प्रावधान लाया गया, इस पर एक काम होगा। और ये रॉ मटेरियल के किस एरिया में कहाँ ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलता है, उसके हिसाब से ये पार्क वहाँ पर लगाया जाएगा। इससे लोकल, हाँ, रोजगार मिलेगा, बढ़ेंगे। जरूर बढ़ेगा। हमारे यहाँ अगर झारखंड में अगर एक मान लीजिए टेक्सटाइल का लगाया जाता है, यहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है, उससे रिलेटेड अगर कोई टेक्सटाइल पार्क यहाँ लगाया जाए, क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ के अपने लोकल के लोगों को उस पर रोज़गार मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, और इसके स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल पर रखने की बात हो रही है। इसके अलावा सरकार ने इस पर आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा प्रेशर देने की बात हुआ, प्रपोजल आया है कि आपको नेशनल हाईवेज़ को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 20,000 बसेस खरीदने की प्रावधान की गई। अच्छा, इंटर स्टेट सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। यस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये 20,000 बस जब आएंगे तो इसका एक डिमांड बढ़ेगा, ऑटो सेक्टर को इसका फ़ायदा होगा, साथ ही इससे जुड़े लोगों की रोज़गार भी बढ़ेगी। इसके अलावा मेट्रोस और रेलवेज़ में लाइट वेटेड आपका ऑटो रेल और बॉडीज़ का यूज करके मेट्रो चलाया जाएगा। मेट्रो को फर्दर 2 चीज़ों में स्पेसिफाइड करने का बात हो रहा है, लाइट वेटेड मेट्रोस, और इससे क्या है कि यात्रा भी किफ़ायत होगा, रोज़गार भी बढ़ेगा और हाइजेनिक भी रहेगा और फ्यूल एफिशिएंसी रहेगा। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रावधान किया गया, जिससे डीजल का कमी होगा, डीजल इंजन बंद हो जाएगा, प्रदूषण से भी बचेंगे। तो इसका ओवरऑल कंपैक्ट आप देख लीजिए। इस बजट में सरकार ने जो प्रावधान किए हैं हेल्थ को, और इसके अलावा और भी 6 पिलर पर उन्होंने किया है, एजुकेशन है, उन सारी चीज़ों में नहीं जाता। लेकिन अगर आप हेल्थ और एजुकेशन प्लस ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अगर हम जोड़ दे रहे हैं, तो इससे बेरोजगारी में कमी आएगी, और हम जब स्वस्थ रहेंगे, हेल्थ इज वेल्थ। इस कोरोना काल ने तो हमें सिखा दिया है। ये कोरोना ने पूरे विश्व को ये बात सिखा दिया कि आपका सबसे मेजर प्रायोरिटी आपका हेल्थ है। आप अगर स्वस्थ हैं तभी आप सारी भौतिक चीज़ों का आप उनका उपभोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। इस पीढ़ी को बहुत इंतज़ार था कि रोज़गार में क्या क्या बढ़ोतरी आएगी। आपको इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे लगता है कि दिख रहा है रोज़गार के अवसर? इसके अलावा एक महंगाई को कम करने के लिए भी बात हो रहा है। जैसे लोकल और वोकल में, जैसे आप कस्टम में कुछ चीज़ों पर लोकल वोकल्स के लिए कि हमारे देश में ही उसका असेंबलिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, चाइना के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कम हो, उसके लिए भी इस बजट में एक प्रावधान प्रावधान किया गया है कि कस्टम ड्यूटी में मोबाइल्स और जो चार्जिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड कुछ आइटम्स के ऊपर में कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया। अच्छा, जिससे कि ये इंपोर्ट थोड़ा महंगा हो, तो ये प्रमोट करेगा हमारे देश में ही, लोकल में उसका असेंबल हो और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़े। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को या टेक्सटाइल को ये करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। कुछ चीज़ों पे स्टील वगैरह पे आपका रिड्यूस किया गया है, जिससे कि वो चिप में मटेरियल मिलेगा, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने में उसको एक बूस्टअप मिलेगा। आपको सस्ता में अगर स्टील सेक्टर मिलेगा तो उसका बूस्टअप होगा। तो कुछ चीज़ों पे कस्टम के अंदर इन्होंने अभी आपने कहा कि सोने के भाव पे भी कंट्रोल हो पाएगा, क्या किया जा रहा है उसको लेकर के? उसके लिए एक बजट में प्रावधान आया है कि गोल्ड एक्सचेंज को रेगुलेट करना और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाएगा या सेबी को और उसको एक पावर दिया जाएगा, जो कि गोल्ड और सिल्वर का जो परचेज है, इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर उनकी नज़र हो और जमाखोरी नहीं हो, जिससे उसकी कीमत पे कंट्रोल किया जाए। इस चीज़ पे ये कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार आया, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। अच्छा, AIDS ये लगाया गया। यही माना जाता रहा कि वो एक लोड ही पड़ता है आम आदमी पे। हाँ, आम आदमी पे इस बार मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बेसिकली सेस क्या होता है? सेस एक लगाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को
उसको उसको करने प्राइसिंग करने के लिए, उसको बजट देने के लिए एक सेस लगाया जाता है। जैसे एजुकेशन सेस लगता है, तो एजुकेशन सेस के थ्रू जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो केवल एजुकेशन और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ही उसको लगाया जाता है। मतलब एक समझिए कि एक स्पेसिफिक कर दिया गया है। उसी प्रकार इस बार बजट में एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया गया है कुछ आइटम्स के ऊपर में। जैसे आपको पेट्रोल पे 2.5 रुपये, डीजल पे 4 रुपये है, आपका एप्पल का मोबाइल लेते हैं उसके ऊपर में लग रहा है, काबुली चना और कुछ इस तरह का आइटम्स हैं जिनके ऊपर में ये सेस को लगाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ये सोचेंगे कभी ये 4 रुपये एक्स्ट्रा डीजल बढ़ गया तो ये तो कंज्यूमर पे आएगा। तो उसको काउंटर पार्ट करने के लिए, उसको रैशनलाइज करने के लिए जितने रुपये का सेस इन वस्तुओं पर लगाया जा रहा है उन वस्तुओं के ऊपर में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है उसी अनुपात में उसको घटा दिया गया। इसलिए अल्टीमेट कंज्यूमर, उपभोक्ता के ऊपर में इसका कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इससे ये जो आपका एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस आएगा, इसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और किसानों की भलाई के लिए करेगी, जो कि ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक अच्छी खबर है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये कॉमन आपको मैंने बताया। अब मैं अपने दूसरे पार्ट में आता हूँ जो कि टैक्स और ऑडिट से रिलेटेड है। ऐसा का अनुमान लगाया जा रहा था कि कोरोना को देखते हुए खासकर मिडिल क्लास के ज़्यादा अनुमान था कि इस बार कुछ स्लैब में छूट मिलेगा, टैक्स का स्लैब में कुछ छूट मिलेगा। आम आदमी का, मिडिल क्लास और सैलरी क्लास को लगता है कि छूट मिलेगा। वहाँ पर एक थोड़ी सी निराशा हुई है, मैं कह सकता हूँ कि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 2.5 लाख था, वो बढ़ के शायद कम से कम 3 लाख हो जाए या इन्वेस्टमेंट में विशेष छूट मिले। लेकिन वहाँ पर एक थोड़ा निराशा है। लेकिन मैं अगर एक एज ए प्रोफेशनल देखूँ बजट के हिसाब से, तो इस जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस भाग में मैंने बताया कि हेल्थ के ऊपर में और ये सारी चीज़ में क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट का, क्या बजट है, और फिस्कल डेफिसिट को जो अब तक 9% 10% रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है कि वो 6 रहे और आने वाले 2-3 साल के अंदर वो 4% तक आ जाए। तो उस हिसाब से रेवेन्यू तो चाहिए सरकार को, ठीक है। ये जितना भी डेवलपमेंट हमारे हम आप सबके टैक्स पेयर के पैसे से ही होता है। तो अगर हमारा हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना है, किसानों को राहत देना है, अगर न्यूट्रिशन बढ़ता है खाने पीने के सामानों में, हमारा इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर देनी ही पड़ेगी, दे रहे हैं तो बहुत बड़ा बात नहीं है। एनी हाउ इसमें एक हमारे वित्त मंत्री जी ने आज जो सीनियर सिटीजन थे जो मोर देन 75 ईयर्स एज है उनको एक रिलीफ उन्होंने दिया। पैसा देने वाली संस्था है, बैंक है या जो पेंशन दे रही हैं, उनको बोला उनके ऊपर ये भार दिया जाएगा कि आप उनके पेंशन या इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से आप टैक्स काट के दे दें। मतलब टीडीएस नहीं। अभी क्या होता था कि टीडीएस मेरा कट गया, अब मेरा ज़्यादा कट गया तो हमको रिफंड लेने के लिए रिटर्न भरना ज़रूरी है। तो ये कोशिश किया गया कि अगर वैसे सीनियर सिटीजन का जिनका एज 75 साल या उससे ज़्यादा है और उनका सोर्स ऑफ इनकम केवल पेंशन से और इंटरेस्ट इनकम है, यही 2 इनकम है, तो जो उनको ये इनकम दे रहे हैं, बैंक है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप उसके हिसाब से टैक्स जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स काट करके रेस्ट पेमेंट आप उनको दे दें। उनको टीडीएस या कोई रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। इस बैंकों के चक्कर से उनको, हाँ, मतलब रिटर्न उनको नहीं भरना होगा, एक छूट उनको दिया गया है। इसके अलावा बाकी आप जैसा मैंने बोला कि आपका टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट का स्कीम में कुछ छूट दिया गया है। कुछ चीज़ें जो इस बार का बजट में दिया गया मैं बताऊँ, जैसे एक फेसलेस असेसमेंट स्कीम, इसके असेसमेंट स्कीम इनकम टैक्स में लाया गया कि जो अपील होगा इनकम टैक्स, अब आपको एसएससी को डिपार्टमेंट जाने का ज़रूरत नहीं है। अपील लेवल तक आप फेसलेस असेसमेंट होगा, सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर के थ्रू होगा, आपको डिपार्टमेंट जाने का ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरेक्शन, एसएससी का इंटरेक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं होगा। अगर किसी केस में ज़रूरत पड़ी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयरेंस होगा, उनके बिहाफ में एसएससी खुद या उनके एडवोकेट्स या कॉस्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग प्लीड करेंगे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। फेसलेस असेसमेंट हो गया। इस फेसलेस असेसमेंट को फर्दर और बढ़ाया गया और इसके अंदर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी इस दायरे में ले आया गया। अच्छा,
अपीलेट ट्रिब्यूनल तक में आपका फेसलेस असेसमेंट होगा, यानी कि अब फिजिकल अपीयरेंस केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। इससे क्या लगता है, मतलब क्या फ़ायदा है? क्या इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा, एक हम लोग जब हम लोग किसी केस को लड़ना तो जुरिडिक्शन होता है हर लोगों का। मान लीजिए आप इस समय मैं बोकारो में हूँ और कमिश्नर अपील रांची बैठ रहे हैं, हजारीबाग बैठ रहे हैं, टाटा बैठ रहे हैं, तो कुछ केसेस में आपका स्टेट का है तो मुझे कलकत्ता जाना है, तो एक ट्रैवलिंग गया तो एक कॉस्ट, वो कन्वीनियंट कॉस्ट घटा, कॉस्ट भी घटा, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस घट गया उसके। और दूसरा है, इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी रोक लगेगा। अच्छा, फेसलेस असेसमेंट के अंदर आप आज इस ऑफिसर के साथ हुआ, कल होकर दूसरे ऑफिसर के पास वो केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आप इसको कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका ऑर्डर आएगा यहाँ पर कहीं भी कोई मैनेज करने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद आपका एक आया केसेस को रीओपन करने के लिए। अभी तक क्या था कि 6 साल तक इन जनरली 6 साल तक आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, और आपका असेसमेंट हो गया, रिटर्न भरने के 6 साल के अंदर तक, कुछ सीरियस केसेस में 10 साल के अंदर तक आपका केस को रीओपन किया जा सकता था इनकम टैक्स विभाग के द्वारा। तो जो लिटिगेशन केस को कम करने के लिए सरकार इस बार प्रपोजल की है कि आपका 6 साल का जो रीओपन करने का जो समय दायरा था, लिमिट था, उसको घटा करके 3 साल कर दिया गया। अच्छा। और कुछ सीरियस केसेस में जिसमें अगर कॉन्सीलमेंट ऑफ इनकम का केस अगर 50 लाख से ज़्यादा का रहा, उस स्थिति में 10 साल के अंदर केस रीओपन होगा, लेकिन केवल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के परमिशन के बाद। अच्छा, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सबसे हेड उच्चतम अधिकारी के परमिशन के बाद ही इस केस को रीओपन किया जाएगा, और केवल उसी केस में जिसमें कि 50 लाख या उससे ज़्यादा का केस अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो। तो एक मेजर इसके अंदर एक लाया गया। सेकेंड एक दिया गया है डिजिटाइजेशन को और प्रमोट करने के लिए, कि डिजिटल लेन देन हमारा हो, कैश लेन देन कम हो, उसको प्रमोट करने के लिए एक प्रोविज़न पिछले बजट में भी लाया गया था कि आपका अगर डिजिटल लेन देन है, आप कैश में नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू, कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट ले रहे हैं, कार्ड के थ्रू, बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, और वो अगर आपका टोटल टर्नओवर का 95% है, उस केस में आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है, तो उसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो ये तो अब इस 5 करोड़ रुपये को इस बजट में बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। अच्छा, कि आपका अगर 10 करोड़ का टर्नओवर है और आप 9 करोड़ 50 लाख रुपया अगर डिजिटली आपका लेन देन हुआ है, तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी आपके लिए नहीं है। ये तो अच्छी खबर है, पर इसमें मेरा एक सवाल रहेगा कि सरकार तो डिजिटल को बहुत प्रमोट करती है, पर डिजिटल ये जो लेन देन हो रही है, यहाँ सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि लोग कतराते हैं, घबराते हैं इस चीज़। तो उस पर कहाँ सरकार ध्यान दे रही है? नहीं, उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। साइबर क्राइम को क्राइम को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब आप देख लेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल खोला जा रहा है, थाना के अंदर में, पुलिस विभाग में। अब जो IT इंजीनियर्स है और इससे रिलेटेड जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल पर्सन्स, उनकी बहाली एज ए दरोगा ये कराई जा रही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप दौड़ करके आप दरोगा बन गए या कर, वो नहीं। अब IT एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको पुलिस फोर्स में और सेना में ये लाया जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा इन साइबर क्राइम को रोकने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है। बहुत आप देखेंगे रुपए कार्ड और ये भीम ऐप, ये सारे हमारे स्वदेशी ब्रांड हैं, ये विदेशी नहीं है। रुपए तो हमारा ही यहीं का लाया गया है, ताकि इससे लेन देन से जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी सेस या कुछ चार्जेस कंपनियां करती है, तो वो पैसा हमारे यहाँ ही रहे। उसके अलावा आपका एक किया गया है जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो हॉस्पिटल और आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। अभी तक प्रोविज़न था, प्रावधान था कि 1 करोड़ के टर्नओवर तक उनको रिटर्न फाइल नहीं करना है, उसको बढ़ा करके 5 करोड़ रुपया तक कर दिया गया है। तो एक स्मॉल ट्रस्ट को एक इसमें एक फ़ायदा दिया गया है। और एक आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, कि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर है, एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय
आपका उनके सैलरी से उनका शेयर जो कंट्रीब्यूट करता है, जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि उस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय के सैलरी से वो काट लेते हैं, लेकिन वो टाइम से जमा नहीं होता है पीएफ डिपार्टमेंट में। तो इस तरह के डिडक्शन को अगर वो ड्यू डेट तक जमा नहीं करेंगे तो उसकी छूट एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मतलब ये प्रोविज़न किया गया है, ये प्रोविज़न किया गया, अंकुश लगाया जा सके, अंकुश लगा कि आप जो उस एम्प्लॉय उससे क्या ले लिया है, आप तो ले लिया, लेकिन आप अगर आप जब जमा करेंगे तभी उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो एम्प्लॉय को डबल लॉस हो गया ना। एक तो उसका सैलरी से कट भी गया और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये प्रावधान किया गया कि आप अगर टाइमली इसको नहीं जमा करेंगे तो उस पर एम्प्लॉयर को उस पर छूट नहीं मिलेगा। और एक दो पॉइंट मैं आपको बता देना, इस पर क्लियर कर दे रहे हैं आपको। अगर आप 50 लाख या उससे ज़्यादा का कोई अगर सामान परचेज किया जाता है, उस पर भी आप 0.1% के हिसाब से TDS कटेगा। अच्छा, उस पर एक TDS कटेगा, यानी कि आप उस पर छुड़ा नहीं सकते, आप उसको छुपा नहीं सकते, उस पर भी TDS कटेगा। अच्छा। इसके पहले TCS लाया गया था, इस बार TDS भी कर दिया गया, पहला। दूसरा ये है आपका एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, अभी तक हम लोग देखें कि कुछ लोगों का TDS कटा हुआ रहता है और वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। अच्छा, इस बार एक प्रावधान किया गया कि वैसे व्यक्ति जिनका पिछले 2 साल के अंदर 50,000 या उससे ज़्यादा उनका TDS या TCS कटा हुआ है और वो रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो इस बार उस पर सरकार सख्त कदम उठाएगी और उस पर 5% या उस आइटम पे जो TDS का रेट था उसका डबल रेट से उस पर TDS कलेक्शन किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब तो ये सरकार सख्त हो रही है कि इसके अलावा कंपनी के केस में अगर देखेंगे तो आपको 1% कंपनी को प्रमोट किया गया है इस बार। 1% कंपनी कि एक आदमी जो आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप चलाते थे, 1% कंपनी के अंदर आप करेंगे तो उसको आप प्रमोट करने के लिए बहुत सारा कंपनी एक्ट के अंदर उसको एक प्रोविजन दिया गया है। साथ ही MCA 3.0 लॉन्च किया जा रहा है, MCA स्कीम, जिसके अंदर सारा असेसमेंट और ये सारी चीज़ों को और ही मजबूत प्रावधान किया जाएगा। तो मिला जुला कि ये जो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार फोकस कर रही है, उसके लिए बजट चाहिए और फिजिकल डेफिसिट को भी 3 या 4% तक लाना है। तो उसके हिसाब से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन सही हो और लोकल पर वोकल, आत्मनिर्भर भारत बने, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ प्रावधान लाए गए हैं। कुछ जगह पर सरकार थोड़ी सख्त हो रही है जिससे कि टैक्स कंप्लायंस बढ़े और टैक्स ईज आपका कंप्लायंस करना भी वो एक ईजी सिस्टम हो। इन सारी चीज़ों पे सरकार इस बजट में प्रावधान लेकर आई है और आशा करते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो इसका एक रिजल्ट फ्रूटफुल ही होगा, सब लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद ही होगा। और एक बहुत ही सही चीज़ बार सरकार ने की है, प्रीफिल का एक व्यवस्था किया गया। प्रीफिल जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपका एक प्रीफिल पिछले बजट से ये लाया गया था कि आपका सैलरी का डिटेल, TDS का डिटेल, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपअप आपके फॉर्म में आ जाएगा। आपका नाम, सारा की डिटेल, आपको कुछ ज़्यादा भरने का जरूरत नहीं है। जो कि आपने पहले भरा है, पहले भरा हुआ है, जब आप ऑनलाइन भर रहे हैं, ऑनलाइन आप करेंगे ऑटोमेटिकली वो ऑटो फिल हो जाएगा। उस चीज़ में इस बार और एक चीज़ जोड़ दिया गया है कि आप देखेंगे मिडिल क्लास से बहुत सारे लोग आज के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उस पे जो शेयर का सेल परचेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी का सेल परचेज हो रहा है, उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो, इसके अलावा डिविडेंड पे जो आपको पे किया जा रहा है उस पे जो कैपिटल गेन होगा, प्लस बैंक और पोस्ट ऑफिस पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग हो या फिक्स हो, ये सारे चीज़ें आपका फ्री फिल हो जाएगा। अच्छा, वो सारी चीज़ें अब क्या ऑलरेडी मेंशन होगी कहीं ना कहीं उनके आधार कार्ड से लिंक, कहीं नहीं, वो आपका अभी क्या है, कोरोना को लेकर के बैंक बंद था, अब इस बार रिटर्न फाइल करने में बहुत दिक्कत हुआ, किसी का पासबुक अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कितना इंटरेस्ट मिला, क्या मिला, आप कोई शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें मेरा क्या लॉस हो रहा है, क्या गेन हो रहा है, कैसे लाए, वो एक सारी परेशानियाँ होती थी। तो उसको इस बार ये प्रपोजल किया गया कि आप रिटर्न जब भरने जाएंगे ये सारे चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर के आपके रिटर्न में आ जाएगा। मतलब आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक भाग के जा रहे हैं, आप पासबुक अपडेट करा के लेके आ रहे हैं कि मेरे को क्या इंटरेस्ट मिला। अब आपको बैंक जाए चाहे नहीं जाए, बैंक जो भी इंटरेस्ट है वो सारा आपका ऑटोमेटिक। तो ये कि रिटर्न भरने में एक बहुत ही ईजी, ईजी बनाया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी। इनको सुनकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि बजट कैसा रहा होगा। ये इनकी अपनी निजी राय थी,
आप भी इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।